नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा तैयार किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे पहला अध्याय है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसके बारे में जितना ही भी यहाँ पे फैक्ट आधारित जो प्रश्न है उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फैक्ट जितने भी हर एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग आज इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। पहला यहाँ पे टॉपिक दिया गया है कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। भारत पहुँचने वाले नवीन जल मार्ग की खोज में प्रमुख योगदान पुर्तगाल के राजा डॉन हेनरी द नेविगेटर एवं स्पेन की रानी इसाबेल की थी। और इन भौगोलिक खोजों में चीन निर्मित कंपास यानी दिक्सूचक एवं यूरोप में निर्मित मानचित्र के योगदान प्रमुख रहा है। और प्रथम प्रयास यहाँ पे 1487 में पुर्तगाली यात्री जो बार्थोलोम्यू डियास थे उन्होंने किया था। इसकी नाव भी अफ्रीका महादेश के उत्तरी द्वीप तक ही पहुंच सकी थी और इस स्थल को डियास ने तूफानी अंतरीप द केप ऑफ गुड होप के नाम से संबोधित किया था। सबसे पहले यहाँ पे जो देशों की खोज के लिए यहाँ पे सबसे पहला देश पुर्तगाल था, जिनके राजा थे वहाँ पे डॉन हेनरी और स्पेन की रानी थी इसाबेल। उनके दिशा निर्देशन में यहाँ पे जो भौगोलिक खोजों की जो खोज में निकले वहाँ के यात्री थे उनमें सबसे पहले यहाँ पे निकले थे बार्थोलोम्यू डियास, जिन्होंने यहाँ पे अफ्रीका महादेश के उत्तरी ध्रुव तक ही पहुँच सका। और उन्होंने वहाँ पे एक स्थान का नाम वहाँ पे नामकरण किया जिसे द केप ऑफ गुड होप के नाम से इन्होंने संबोधित किया। आगे इसी क्रम में यात्रा का इसका दूसरा यात्री यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो 1492 में भारत पहुँचने की बजाय अमेरिका पहुँच गया और कोलंबस ने अमेरिका को नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। इटली के यात्री अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका की यूरोप से प्रथम यात्रा की। इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नामकरण भी किया गया। अगला है पुर्तगाल राजकुमार डॉन हेनरी द नेविगेटर नामक स्टाडा नामक कंपनी की स्थापना किया एवं इसका मुख्यालय लिस्बन में स्थापित किया और प्रिंस हेनरी इस कंपनी के संस्थापक सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है प्रिंस हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा प्रारंभ की और वास्को डी गामा 3 जहाज राफेल, गैब्रियल और बोरियो के साथ पुर्तगाल के तट से भारत के लिए निकला था। और 90 दिनों की समुद्री यात्रा के पश्चात वास्को डी गामा भारत के पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। और वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत पहुंचने वाला प्रथम जल मार्ग यात्री था। इसने पूर्व से पश्चिम को नवीन मार्ग से जोड़ा और इस मार्ग को मसाला मार्ग भी कहा गया। कालीकट कपका डापू नामक बंदरगाह पर वास्को डी गामा का जहाजी बेड़ा पहुंचा, जहां के हिंदू शासक जमोरिन, इनकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन, ने इन्हें सद्भावपूर्ण ढंग से इनका स्वागत किया और अपने यात्री के वापसी में इसने मसाला और कुछ अन्य वस्तुओं की खरीद किया। इन वस्तुओं को यूरोप के बाज़ार में बिक्री से 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। और यहाँ पे वर्ष 1500 में मसाला मार्ग पर द्वितीय व्यापारिक अभियान पेट्रो अम्बारेज कैब्रियाल के द्वारा किया गया। कैब्राल की यात्रा का उद्देश्य पूर्णतः कूटनीतिक आधार पर भारत में पुर्तगाल के लिए व्यापारिक आधारशिला का निर्माण करना था। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि कैप्टन वास्को डी गामा के बारे में। तो पहला यहाँ पे है वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत की यात्रा की थी, जो 1498, 1502 और 1524 में 3 बार भारत की यात्रा की थी। और 1524 में वह आखिरी बार पुर्तगाली वायसराय बनकर कोचीन पहुंचा। उसी वर्ष इसकी मृत्यु मलेरिया के कारण हो गई। वास्को डी गामा की कब्र कोचीन में ही अवस्थित है। और दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एक मात्र बस्ती सेंट थामे थी। काली मिर्च एक मसाला व्यापार का एकाधिकार हेतु पुर्तगालियों ने प्रथम कोठी का निर्माण यहाँ पे 1503 में कोचीन में किया था और द्वितीय कोठी का निर्माण इन्होंने पुलिकट एवं फिर कन्नूर में
1505 में स्थापित किया। आगे देखते हैं अगला, इसमें हम लोग अगला यहाँ पे दिया गया है पुर्तगाल के प्रभावशाली जो गवर्नर बनकर आए थे भारत में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला इसमें आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, जिसका शासनकाल यहाँ पे भारत में 1505 से 1509 तक था। और अल्मेरा के प्रभावशाली नीतियों में सबसे सर्वोच्च था शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक एकाधिकार एवं सर्वोच्चता को स्थापित करना था। इसने मिस्र, गुजरात एवं तुर्की के संयुक्त सेना को पराजित किया। इसके कार्यकाल में पुर्तगाली हिंद महासागर के नौ सैनिक शक्ति में सर्वोच्च हो गए थे। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा पुर्तगालियों को सागर के स्वामी के नाम से संबोधित किया गया है। अगला बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे जो भारत में गवर्नर बनकर आया पुर्तगाली, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अगला यहाँ पे जो बनकर आया उसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसका शासनकाल 1509 से 1515 तक था और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। और इन्होंने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आली शाह से गोवा जैसे समृद्धशाली बंदरगाह को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया था। और 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का पर कब्जा कर लिया और 1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित हारमुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया था। और अल्बुकर्क प्रथम गवर्नर था जिसने भारत में अस्थायी पुर्तगाली बस्तियों के निर्माण पर विचार किया तथा भारत के स्त्रियों से अपने सैनिकों को विवाह की अनुमति भी प्रदान किया। और इसने पुर्तगाल प्रभाव क्षेत्र में जो सती प्रथा बंद करा दिया था। और राजा राम मोहन राय का अग्रगामी भी अल्बुकर्क को कहा जाता है। और अल्बुकर्क का जो मज़ार है वह गोवा में अवस्थित है और इसकी मृत्यु 1515 में गोवा में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला इसके क्रम में जो पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आए थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो आए थे उनका नाम था निन्हो दी कुन्हा। इनका जो शासनकाल था 1529 से 1538 तक। 1529 में इसको भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया और अल्बुकर्क के पश्चात सबसे प्रभावशाली गवर्नर साबित हुआ। इसने 1530 में पुर्तगाली प्रशासनिक कार्य का केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा बना दिया। जो पहले कोचीन में हुआ करता था उसे स्थानांतरित करके इन्होंने गोवा में बना दिया। और इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा मुग़ल शासक हुमायूं के बीच मतभेद का लाभ उठाया और पुनः 1534 में बेसिन द्वीप तथा 1535 में लक्षद्वीप पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे जो शासक बनकर आया पुर्तगाली गवर्नर गार्सिया द नारनोहा। यह वर्ष 1938 में भारत का पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। इसने सबसे पहले यहाँ पे भारत के दमन द्वीप, मद्रास, बम्बई के साथ दक्षिण एशिया के प्रमुख व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। और पुर्तगाल का सबसे व्यापारिक केंद्र उस समय सिलोन यानी जो श्रीलंका में है वह हुआ करता था। और 1559 से 60 तक पुर्तगालियों के पास 60 से अधिक दुर्ग तथा 100 से 150 लगभग जहाज़ों का बेड़ा था, किंतु यह प्रभाव लंबे समय तक नहीं रह सका। वर्ष 1580 में स्पेन पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया और स्पेन के कब्जे के पश्चात पुर्तगाली भारत में कमज़ोर होते चले गए। इसी क्रम में डच एवं अन्य व्यापारिक कंपनियां ने प्रतिस्पर्धा में पराजित किया और 1761 में मात्र यहाँ पे 3 द्वीप पुर्तगालियों के पास रह गई थी, गोवा, दमन द्वीप। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि जो इसके पतन का जो प्रमुख कारण था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पुर्तगालियों के पतन का जो प्रमुख कारण था यह विवाह नीति था और भ्रष्ट प्रशासन था और दोषपूर्ण एवं अनियंत्रित व्यापार प्रणाली था और धार्मिक नीति एवं अन्य व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन। ये इसका मेन रीज़न था पुर्तगालियों का भारत से पतन होना। और यहाँ पे पुर्तगालियों का भारत में जो योगदान है उसके बारे में देखेंगे। तो जो इनका योगदान है भारत में इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पुर्तगालियों का भारत में जो योगदान है, इसमें पुर्तगालियों का भारत में योगदान, पुर्तगालियों ने गोवा में प्रथम प्रेस की स्थापना किया तथा आयुर्वेद पर आधारित पुस्तक छपाई करवाया। और यहाँ पे कागज़ का आविष्कार यहाँ पे चीन में हुआ था सबसे पहले। तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस का जो
यहाँ पे आविष्कार किया गया वह पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया और इसे गोवा में पहले स्थापित किया गया। और यहाँ पे नौपतन जो बंदरगाह था और जहाज़ निर्माण का जो उद्योग था उसका विस्तार पुर्तगालियों ने नहीं किया भारत में। और गोथिक स्थापत्य कला का विकास पुर्तगालियों के द्वारा किया गया, गोथिक स्थापत्य कला का। आगे बढ़ेंगे, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला यहाँ पे हम लोग का टॉपिक दिया गया है कार्टज अल्मेरा काफिला व्यवस्था। जो कार्टज अल्मोड़ा का जो काफिला सिस्टम था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। कार्टज का तात्पर्य है परमिट से है और पुर्तगालियों को एकाधिकार समुद्री शक्ति पर था। किसी भी व्यापारिक जहाज़ को बगैर परमिट के समुद्री व्यापार की अनुमति नहीं था। इसका परमिट पुर्तगाली ही प्रदान करते थे और परमिट प्राप्त की हुई जहाज़ की सुरक्षा में काफिला अल्मेरा चलता था और जो समुद्री लूटपाट से सुरक्षा करता था। इसी व्यवस्था को कार्टज अल्मेरा काफिला व्यवस्था कहा गया। और तत्कालीन यहाँ पे जो मुग़ल बादशाह की जहाज़ों को भी कार्टज लेना पड़ता था और पुर्तगाली स्वयं को समुद्र का स्वामी कहते थे। और किसी भी भारतीय एवं अरब के जहाज़ को गोला बारूद तथा काली मिर्च के व्यापार की अनुमति नहीं दी गई थी, उस पर सिर्फ पुर्तगालियों का एकाधिकार था। आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनी भारत आई और उनका जो यहाँ पे प्रथम कोटि और उनका जो प्रथम गवर्नर बनाया गया उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि कंपनियों के से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे पहला दिया गया है कंपनियों की स्थापना क्रम और भारत आगमन और यहाँ पे प्रथम कोटि और यहाँ पे इसका जो गवर्नर बनाया गया उसके बारे में। तो पहले यहाँ पे 1498 में यहाँ पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इसका भारत आगमन 1498 में हुआ और यह मूल रूप से पुर्तगाल की कंपनी थी। और इसने अपना प्रथम यहाँ पे जो कोठी बनाया था यह कालीकट में बनाया था और इसके प्रथम गवर्नर यहाँ पे अल्फांसो डी अल्मेरा थे। और इसके बाद अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। इन्होंने अपना भारत में आगमन 1608 में हुआ और इसने यह इंग्लैंड की कंपनी थी और इसके प्रथम गवर्नर यहाँ पे सर थॉमस रो थे। और यहाँ पे यह सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसी क्रम में आगे यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इन्होंने 1605 में भारत आगमन हुआ। और यहाँ पे हॉलैंड या डच की यह कंपनी थी और इसके प्रथम यहाँ पे गवर्नर थे कार्नोलियस दे हस्तमान और इन्होंने यहाँ पे पहली अपनी फैक्ट्री मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की। इसके बाद यहाँ पे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई जो कि 1616 में आई। डेनिश की कंपनी थी। इसके पहले यहाँ पे जो गवर्नर थे बिर्निचौ थे और इन्होंने ट्रांसबेकर में अपना पहला कोठी स्थापित किया। और यहाँ पे अंतिम जो यहाँ पे कंपनी आई थी, अंतिम जो कंपनी यहाँ पे आई थी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 में भारत आई थी, जो फ्रांस की कंपनी थी। और इसके यहाँ पे प्रथम जो गवर्नर थे जीन बैलिस्टक कोलबर्ट थे यहाँ पे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे कंपनी के बारे में देखते हैं। तो पहला इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो हॉलैंड यानी नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है और 15वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पुर्तगाल द्वारा दक्षिण एशिया से लिस्बन लाए गए व्यापारिक वस्तुओं को यूरोप के बाज़ार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी डचों के पास थी। पुर्तगाली नौसेना के बड़े जहाज़ थे किंतु डचों के छोटे नौकाओं का निर्माण किया और जिसे फ्लूट शिप कहा गया। इसको हाथों से भी चलाया जा सकता था। इस प्रकार डचों ने पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य को पहले यूरोप में चुनौती दिया, फिर भारत की वस्तुओं का यूरोप में मांग और उसकी कीमत में आकर्षित होकर यहाँ पे डचों ने दक्षिण एशिया के व्यापार में कमी दिखाई। और प्रारंभ में डचों ने मसाला द्वीपपुंज जो कि इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं मसाला द्वीपपुंज को, और वहाँ पे इन्होंने अपना पहला यहाँ पे व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और मसाला व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार हासिल किया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला है किंतु कुछ वर्ष में ही भारतीय व्यापारिक साम्राज्य में हिस्सेदारी हेतु पुर्तगाल को चुनौती दिया और 1580 में स्पेन का पुर्तगाल पर कब्जे के पश्चात पुर्तगाली
नौसैनिक शक्ति भारत में कमज़ोर पड़ता गया और इसी का फ़ायदा उठाकर डचों ने यहाँ पे जो पुर्तगाल के व्यापारिक खंडहर थे उस पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे 1595 में प्रथम डच यात्री हाउटमैन भारत आया था और भारत से अपनी धन संपत्ति के साथ वापस डच गया। इसकी यात्रा वृत्तांत ने एवं कुछ अन्य कारणों ने डचों को दक्षिण एशिया भारत से व्यापार को प्रेरित किया और 16वीं शताब्दी में डच यानी जो नीदरलैंड यूरोप के व्यापारिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र था और 1602 में डच की संसद द्वारा प्रस्तावित विधेयक से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और इस कंपनी का नाम बेरेनिदे ओस्टडेडिसे मतलब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड रखा गया और डच संसद द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में इस कंपनी को 21 वर्ष के लिए भारत एवं पूर्वी देशों के साथ युद्ध करने, व्यापार करने, संधि करने, अस्थायी सेना रखने तथा दुर्ग बनाने का अधिकार प्राप्त था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला है इसी क्रम में कि इस कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डार थी और समूचे यूरोप में निर्मित कंपनियों में प्रथम कंपनी की जिसने प्रारंभ में सिर्फ मसाला व्यापार पर स्वयं को केंद्रित किया था। डच संसद के आदेशानुसार इसमें 17 सदस्य नियुक्त किए गए, इसलिए उस ईस्ट इंडिया कंपनी को जेंटलमैन 17 भी कहा गया है। और 1602 में डचों ने पुर्तगालियों को बैरम के युद्ध में पराजित किया था और यहाँ पे गुजरात, कोरोमंडल और बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अपनी फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे स्थापित किया। और यहाँ पे डचों ने बादेर हेग के नेतृत्व में वर्ष 1605 में प्रथम व्यापारी कोठी मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था। तो डचों के द्वारा प्रथम व्यापारी कोठी यहाँ पे आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 1605 में बादेर हेग के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। और डचों ने दूसरी कंपनी यहाँ पे अपनी दूसरी कोठी 1610 में पुलिकट जो कि उड़ीसा में स्थित है वहाँ पे किया, जहाँ उनके स्वर्ण सिक्के पैगोडा ढाले जाते थे। पुलिकट को डचों ने प्रमुख व्यापारी केंद्र के रूप में स्थापित किया। और यहाँ पे डचों ने वर्ष 1690 में पुर्तगाल पुलिकट से अपने व्यापारिक मुख्यालय को बदलकर नागपट्टनम कर दिया। यहाँ पे जो पहले डचों का प्रमुख व्यापारी केंद्र यहाँ पे उड़ीसा के पुलिकट में हुआ करता था, उसे 1690 में स्थानांतरित करके यहाँ पे नागपट्टनम में कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है डच कंपनी के द्वारा बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1627 में पिपली में स्थापित की गई थी। कुछ राजनीतिक कारणों से पिपली को छोड़कर बालासोर चले गए थे और 1653 में चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुक नामक किले का निर्माण किया। 1616 में सूरत में स्थित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार निर्देशालय सर्वाधिक लाभ कमाने का प्रतिष्ठान था। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है डचों के द्वारा जो स्थापित अन्य कारखाना था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे जो कारखाना था बिमलीपट्टनम, दूसरा यहाँ पे चिंसुरा, तीसरा कोचीन, चौथा यहाँ पे करिकल। तो डचों का व्यापारिक विस्तार 1630 से 1665 तक जारी रहा। इस कालखंड में भारत से दक्षिण एशिया के अनेक द्वीपों एवं देशों पर इनका व्यापारिक साम्राज्य स्थापित था और 17वीं शताब्दी में भारत से किए जाने वाले मसालों के व्यापार पर डचों का एक अधिकार बना रहा। और वर्ष 1759 में बेदरा में अंग्रेजी सेनापति क्लाइव के नेतृत्व में डचों से अंग्रेज ने युद्ध हुआ और उस युद्ध में डच पराजित हुए। इसी युद्ध के पश्चात अंग्रेज निरंतर शक्तिशाली होते गए जबकि डचों का पतन प्रारंभ हो गया और पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य को डचों के द्वारा ध्वस्त किया गया था, जबकि अंग्रेज़ों की नौसेना शक्ति ने डचों को पराजित कर दिया। तो यहाँ पे 1759 में जो बेदरा का युद्ध लड़ा गया था उसमें अंग्रेज़ का सेनापति यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव थे और अंग्रेज डचों को इसमें बुरी तरह से पराजित किया गया और इसी युद्ध के पश्चात डचों का पतन प्रारंभ हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला हम लोग इसमें देखते हैं। अगला इसमें दिया गया है कि जो यहाँ पे भारतीय जो शहर हैं उनके जो संस्थापक हैं
उनके बारे में देख लेते हैं। तो कलकत्ता शहर के जो संस्थापक है यहाँ पे जॉब चॉर्नक थे, जो कि ब्रिटेन के निवासी थे। बम्बई के यहाँ पे गेराल्ड अंगियार थे, जो ब्रिटेन के थे। मद्रास के यहाँ पे फ्रांसिस डे थे, जो ब्रिटेन के ही थे। और दिल्ली के जो संस्थापक थे यहाँ पे लुटियंस, जो ब्रिटेन के थे। चंडीगढ़ के यहाँ पे ली कार्बूजियर, जो फ्रांस के थे। पांडिचेरी के यहाँ पे फ्रैंक मार्टिन थे, जो फ्रांस के ही थे। और हैदराबाद के जो यहाँ पे शहर के जो संस्थापक थे महमूद कुली कुतुब शाह थे, जो भारत के ही थे। और यहाँ पे जो महाद्वीप हैं उनका यहाँ पे जो खोज करता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अमेरिका का जो खोज करता है वह कोलंबस थे। भारत का यहाँ पे वास्को डी गामा, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कुक, न्यूजीलैंड का तस्मान हॉलैंड, और तस्मानिया का यहाँ पे आबेल जॉनसन तस्मान, और ब्राज़ील का यहाँ पे अल्वारेज केब्राल के द्वारा खोज किया गया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हमारे देश में आगमन हुआ उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अंग्रेज़ 16वीं शताब्दी में व्यापारिक उद्देश्य से भारत आए थे। यूरोप से भारत समस्त कंपनियों की भांति इनका भी उद्देश्य भारत से व्यापार के द्वारा कंपनी के लाभ को सर्वाधिक करना था। भारत में सर्वाधिक लाभ उसी को प्राप्त होता था जिस कंपनी को देसी रजवाड़ों का संरक्षण प्राप्त होता था। अंग्रेज़ों को भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने हेतु दो तरफा संघर्ष करना पड़ा था। एक तरफ यूरोप की कंपनियों तथा दूसरी तरफ भारत की तत्कालीन राजनीतिक सत्ता। इसी क्रम में सर्वाधिक लाभ से प्रेरित इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को विशेषाधिकार वर्ष 1661 में प्रदान किया, और इस विशेषाधिकार के पश्चात अंग्रेज भारत में राजनीतिक एवं व्यापारिक दोनों स्तर पर स्वयं को शक्तिशाली कर पाए। अंग्रेज़ों का सबसे बेहतरीन गुण था कि समय के साथ स्वयं को शक्तिशाली बनाना। इस गुण के साथ अंग्रेज ने क्रमबद्ध तरीके से समूचे भारत पर अपनी शक्ति स्थापित करते गए। बक्सर के युद्ध के पूर्व अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत के यहाँ पे जो देसी तथा यूरोपीय शक्तियों को पराजित किया। और बक्सर का युद्ध जो कि 21 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया, इस युद्ध के पश्चात भारत के जो यहाँ पे नीति निर्माता बन बैठे, और 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रथम कानून का भारतीय जनता पर लागू किया गया। इसी क्रम में 1947 को संवैधानिक विकास प्रक्रिया के साथ भारत का आर्थिक, वैचारिक एवं राजनीतिक शोषण जारी रहा। 1947 तक, 1765 से लेकर 1947 तक यहाँ पे अंग्रेज़ों का यहाँ पे भारत में शासन हुआ, और इन्होंने यहाँ पे भारत का जो है आर्थिक और वैचारिक एवं राजनीतिक स्तर पर शोषण किया। और अंततः अनेकों विधियों से भारतीय राजनेताओं एवं जनता ने भारत की स्वतंत्रता को संरक्षित 1947 में किया। तो इसी क्रम में आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1980 में यहाँ पे विलियम ड्रेक जो कि नाविक था, उसके द्वारा समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया गया। और 1588 में अंग्रेज़ों ने स्पेनिश अल्मेरा को पराजित किया, और अंग्रेज़ नौसैनिक में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए। इस विजय से प्राप्त वस्तुएं एवं उनके मूल्य ने भारत से व्यापार के लिए अंग्रेज़ों को प्रेरित किया। और 1593 में इसी क्रम में जेम्स लास्टर नामक अंग्रेज़ रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचा। इस प्रकार भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज़ जहाज़ यहाँ पे रेड ड्रैगन था, जो 1593 में भारत पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला है कि 1599 में जॉन मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी था, और भारत के साथ स्थल मार्ग से व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने वाली कंपनी यहाँ पे लीवेंट कंपनी थी। सितंबर 1599 में ब्रिटेन के व्यापारी यहाँ पे जॉन मेयर ने सितंबर 1599 को 217 व्यापारियों के सहयोग से एक कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का नाम यहाँ पे रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था। और प्रारंभ में इस कंपनी का जो उद्देश्य था इंडोनेशिया द्वीप जो कि मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता था, उसके साथ मसालों का व्यापार करना था। और इस कंपनी को जॉन की कंपनी भी कहा गया। और दिसंबर 1600 में वहाँ पे ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक
व्यापार की अनुमति प्रदान किया, परंतु यहाँ पे कभी भी 3 वर्ष से पूर्व की सूचना देकर सरकार कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर सकती थी। और आगे हम बढ़ते हैं, अगला इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो 1603 में हुआ था, इसके बाद यहाँ पे अनुमति प्रदान की थी, जो कि 3 वर्ष सूचना देकर इसे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जा सकता था। और यहाँ पे 1603 में इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम की मृत्यु के पश्चात 1604 में जब यहाँ पे राजा जेम्स प्रथम बने, जेम्स प्रथम ने भारतीय मुगल शासक अकबर के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें जेम्स ने अकबर से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। इस पत्र के साथ हॉकिंस जो थे मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। हॉकिंस जो था वह मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। कैप्टन हॉकिंस जो कि यहाँ पे भारत में 1608 से 1611 तक रहे, ये हॉकिंस जो थे तुर्की एवं फारसी दोनों भाषा के जानकार थे। और हॉकिंस ने जहांगीर से मुगलों की राजकीय भाषा फारसी में बात किया। इसका प्रभाव जहांगीर पर सकारात्मक पड़ा और मुगल शासक जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान किए एवं फिरंगी खान की उपाधि भी प्रदान किया। और जहांगीर ने हॉकिंस की शादी आर्मेनियाई ईसाई मुबारक शाह की बेटी से करा भी दिया। और हॉकिंस के साथ ही प्रसिद्ध यात्री यहाँ पे विलियम फिंच भी भारत आया था। विलियम फिंच ने अनारकली के दंत कथाओं का वर्णन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला यहाँ पे इसी क्रम में है, विलियम फिंच के द्वारा जहांगीर की संपत्ति तथा उसके दरबारी कानूनों का भी वर्णन है। इसी क्रम में जहांगीर ने हॉकिंस को अंग्रेजी फैक्ट्री बनाने की अनुमति तो प्रदान किया, किंतु बोहरा व्यापारियों एवं पुर्तगालियों के दबाव में आकर आदेश वापस ले लिया। और अंततः यहाँ पे जो 1608 से 11 तक हॉकिंस भारत में रहा था, उसके बाद असफल होकर वापस चला गया। इसके बाद यहाँ पे जो 1611 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अंग्रेज़ों के द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में स्थापित प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह मछलीपट्टनम में, जबकि यहाँ पे जो पहला कारखाना था वह यहाँ पे सूरत में स्थापित किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। 29 नवंबर 1612 को ब्रिटिश कमांडर मिल्टन तथा सेनापति थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों का अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अंग्रेज़ी नौसैनिक ने पुर्तगालियों को विजय प्राप्त किया। और इस युद्ध के पराजय के पश्चात पुर्तगाली व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। और यहाँ पे जो स्वाली का युद्ध था वह 1613 में। इस युद्ध से प्रभावित होकर जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र के माध्यम से अंग्रेज़ों की प्रथम कोठी की स्थापना किया था, और जो कि 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना था, जो अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित प्रथम अस्थायी कारखाना था। आगे बढ़ते हैं, अगला इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। तो इसी क्रम में यहाँ पे जो आए थे अगले, यहाँ पे सर टॉमस रो जो कि 1615 में भारत आए थे। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना दूत बनाकर भारत भेजा था। और इसके साथ ही प्रसिद्ध यहाँ पे जो ईसाई पादरी एडवर्ड टेरी भी भारत आया था। और जब यहाँ पे टॉमस रो जब भारत आया, उसी समय जहांगीर के दरबार में जुंटा जुट अत्यधिक प्रभावशाली था। और जुंटा जुट जो था, इसमें हम लोग देखेंगे इसके जो सक्रिय सदस्य थे, नूरजहाँ द्वारा निर्मित गुट था, और जिसमें नूरजहाँ मुखिया थी, और नूरजहाँ का भाई आसफ खां था, और उसका पति उत्मादुद्दौला था, और नूरजहाँ की माँ यहाँ पे अस्मत बेगम थी, जो इत्र की आविष्कारक हैं। और यहाँ पे शहजादा यहाँ पे खुर्रम थे, यानी जहांगीर थे। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसी क्रम में, आगे यहाँ पे जो घटना घटित हुई, जो कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने जहांगीर को टॉमस रो के हाथों कुछ उपहार भी भेजा था, जो निम्न है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपने दरबार का 6 चित्र जहांगीर को उपहार स्वरूप भेजा था, और एक लाल बग्गी भी जहांगीर ने जेम्स को उपहार में भेजा। और यहाँ पे एक लेंस युक्त चश्मा भी जहांगीर को जेम्स ने भेजा था। इस प्रकार नूरजहाँ और जहांगीर दोनों प्रभावित होकर सर टॉमस रो को
टॉमस रो सफल रहा था। इसके प्रभाव से अंग्रेज़ों ने वर्ष 1623 में सूरत के अलावा भरौच, बड़ोदरा और आगरा में बस्तियां स्थापित किए। इन सभी बस्तियों को सूरत प्रेसिडेंसी के अधीन रखा गया था। यहाँ पे सूरत प्रेसिडेंसी के अंतर्गत यहाँ पे भरौच, बड़ोदरा और आगरा में जो बस्तियां अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई थी उसे इस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया था। और 1611 में यहाँ पे इस वर्ष इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1,70,000 पाउंड रुपया उधार दिया था। इसके बदौलत कंपनी को नवीन व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ और भारत में अंग्रेज़ों को अपनी बस्तियों की किलाबंदी का अधिकार भी प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग इसमें देखते हैं। अगला है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अस्थायी सेना रखने तथा सिक्का ढाल सकती थी और देशी रियासतों से युद्ध, संधि एवं न्याय भी कर सकती थी, जो कि यह मान्यता यहाँ पे दिया गया था। और यहाँ पे इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स द्वितीय थे उनकी शादी यहाँ पे जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगाजा इनसे हुआ और इंग्लैंड के राजा को भारत में बम्बई द्वीप पुर्तगालियों से दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ। और 1663 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले बम्बई को किराए पर अंग्रेज़ों को दे दिया। और अगले 8 वर्ष में गेरार्ड अंगियार जो कि बम्बई के संस्थापक हुआ करते थे, उन्होंने बम्बई को आधुनिक रूप दिया और इसी नवीन संरचना के पश्चात बम्बई को पूर्ण यहाँ पे आधुनिक शहर में परिवर्तन कर दिया गया। और बम्बई का प्रथम यहाँ पे संस्थापक यहाँ पर जॉर्ज ऑक्सडाइन को कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग इसमें देखेंगे। अगला इसी क्रम में यहाँ पे है कि 1688 में जो यहाँ पे इंग्लैंड में एक क्रांति होती है उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि 1688 में वर्ष इंग्लैंड में गौरवमय रक्तहीन क्रांति हुई और जो अहिंसा के दम पर सत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, उदारवादी दल की सत्ता स्थापित हुई। इस राजनीतिक परिवर्तन के क्रम में नए राजा एवं रानी भी स्थापित किए गए। यहाँ पे विलियम तृतीय और मैरी राजा रानी बनाए गए। और इस कालखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति भारत से व्यापार करते हुए अनेक कंपनियां बनाई गई। कुछ नवीन व्यापारिक कंपनियों के एक समूह के द्वारा न्यू इंडिया कंपनी भारत से व्यापार के उद्देश्य से स्थापित की गई। न्यू इंडिया कंपनी के द्वारा न्यू ब्रिज नामक जहाज भी खरीद लिया गया और इंग्लैंड के तत्कालीन राजनीतिक सत्ता के सहयोग से न्यू इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार की अनुमति भी प्राप्त हो गया था। यहाँ पे इंग्लैंड के जो तत्कालीन राजनीतिक सत्ता के सहयोग से जो यहाँ पे न्यू इंडिया कंपनी बनाई गई थी उसको भारत से व्यापार की अनुमति मिल गई थी। और यहाँ पे 1608 में भारत में व्यापार कर रही पुरानी कंपनी जॉन की कंपनी थी और न्यू इंडिया कंपनी भारत में प्रतिस्पर्धा इस कंपनी से करना पड़ा था। और 1708 में भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से 3 अन्य कंपनियां भी गठित की गई। इन सभी कंपनियों को आपसी व्यापारिक संघर्ष प्रारंभ हो गया और इसी क्रम में भारत की जो व्यापारिक स्थिति थी वह असंतुलित हो गई थी। आगे देखते हैं, इसी में आगे यहाँ पे दिया गया है कि इस व्यापारिक स्पर्धा की समस्या से बचाव हेतु गुडा डॉल्फिन के राजकुमार के द्वारा इंग्लैंड की संसद में यूनाइटेड बिल का प्रस्ताव रखा गया, जिसके अंतर्गत इन 3 कंपनियों का सम्मिलन करना था और अंततः एक नवीन कंपनी द यूनाइटेड एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट का गठन किया गया। यानी 3 कंपनियों को मिलाकर यहाँ पे एक नई कंपनी का निर्माण किया गया, जिसे यहाँ पे संक्षिप्त रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा गया। और आगे हम लोग इसमें देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार के बारे में। तो अगला यहाँ पे है ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, जो कि यहाँ पे पश्चिमी तट पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो अंग्रेज़ों ने 1613 में जो गुजरात के सूरत में अपना प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1623 तक भरौच, बड़ोदरा, खंभात, अहमदाबाद और आगरा तक कंपनियां स्थापित हो गई। और ईरान के सैन्य सहयोग के दम पर अंग्रेज़ों ने 1628 में जो हारमुज का जो बंदरगाह था उस पर भी कब्जा
कर लिया 1628 में। और बम्बई पुर्तगालियों से दहेज में अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय को 1661 में प्राप्त हुआ, जिसे यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड का किराया लेकर यहाँ पे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। और यहाँ पे 1669 से 77 के बीच यहाँ पे गेरार्ड अंगियार ने बम्बई का आधुनिकीकरण किया और बम्बई में अंग्रेज़ों ने सिक्के ढालने की व्यवस्था स्थापित किए और कालांतर में यहाँ के ढाले गए सिक्के समूचे भारत में मान्य हुए। और 1687 में यहाँ पे इस वर्ष बम्बई पश्चिमी तटों का केंद्र मुख्यालय बनाया गया। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे, ये तो पश्चिमी विस्तार था और इसमें हम पूर्वी तटों पर जो इस कंपनी का जो विस्तार हुआ था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पूर्वी तट पर इसका विस्तार यहाँ पे सबसे पहले जो हुआ था 1611 में, यहाँ पे जो अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। और 1626 में आमरा गांव जो कि पुलिकट के निकट था, जो उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने दूसरी बस्ती का निर्माण कराया था। और 1632 में इस वर्ष गोलकुंडा के शासक ने सुनहरा फरमान प्रदान किया। इस फरमान के आदेश से 500 पैगोडा के बदले गोलकुंडा के बंदरगाह पर कर मुक्त व्यापार की अनुमति दिया गया। और जबकि वर्ष 1661 में अंग्रेज़ों को सिक्का ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया था। 1633 में इस वर्ष में उड़ीसा के बालासोर, हरिपुर और कासिम बाजार जो कि पश्चिम बंगाल में है और पटना बिहार इत्यादि स्थानों पर भी व्यापारी कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुई अंग्रेज़ों को। और इस वर्ष में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज़ के द्वारा चंद्रगिरी के शासक दरमेला वेंकटप्पा की ज़मीन लीज पर प्राप्त किया गया और वहाँ मद्रास नामक शहर की स्थापना कराई गई। और वहाँ पे मद्रास में ही अंग्रेज़ों के द्वारा प्रथम यहाँ पे एक किला का निर्माण कराया गया, जिसे सेंट फोर्ट जॉर्ज का किला रखा गया, जो यहाँ पे 1639 में स्थापित किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा प्रथम यहाँ पे किला था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बंगाल में जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कहाँ कहाँ था, इसके बारे में देखेंगे। तो 1651 में हुगली में व्यापारिक कंपनी का निर्माण कराया गया था। इस कोठी की स्थापना का श्रेय ब्रिजमैन को जाता है और ब्रिजमैन के साथ डॉक्टर बैटन ने बंगाल के शासक शाह शुजा की बहन का इलाज किया था। और इस घटना के पश्चात शाह शुजा ने 3000 रुपये के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान किया था। और यहाँ पे 1658 में इस वर्ष बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के समस्त क्षेत्र में मद्रास स्थित सेंट जॉर्ज फोर्ट के अधीन कर दिया गया। यानी 1658 तक आते आते यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो क्षेत्र था उसको मद्रास में जो सेंट जॉर्ज का जो किला बनाया गया था उसके अधीन इन तीनों प्रांतों को कर दिया गया। और 1686 में एक राजनीतिक घटना के पश्चात औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को हुगली के तट पर दंडित किया तथा समस्त व्यापारिक गतिविधियां बंद कर बस्तियां खाली करने का भी आदेश दिया था। 1686 में यहाँ पे अंग्रेज़ों को औरंगजेब के द्वारा हुगली के तट पर दंडित किया गया। और यहाँ पे जो भारत में जो यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा जो गतिविधियाँ की जा रही थी, उस जहाँ जो बस्ती थी उसको खाली करने का भी आदेश दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। और 1690 में यहाँ पे एक अंग्रेज़ अधिकारी जॉब चार्नक ने मुगलों को यहाँ पे 1.5 लाख रुपए जुर्माना भुगतान किया और पुनः व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया। और अंग्रेज़ों ने सूती नाटा नामक गांव भी खरीद लिया था। और 1690 में ही यहाँ पे बंगाल के बर्धमान के जमींदार शोभा सिंह तथा रहीम खान के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। इसके साथ तत्कालीन बंगाल की समस्त शक्तियाँ अपनी फैक्ट्रियाँ किला बंद करने लगी। इसी अवसर का लाभ अंग्रेज़ों ने भी उठाया तथा अपनी फैक्ट्री को किला बंद कर लिया। और किलाबंदी का आदेश तत्कालीन बंगाल के शासक अजीमू खान के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग इसमें फैक्ट देखेंगे। तो अगला यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे दिया गया है 1698 में अजीमू खान ने 1200 रुपये के बदले 3 गांव अंग्रेज़ों को सौंप दिया। 1200 रुपये के बदले में 3 गांव अंग्रेज़ों को सौंप दिया। इसी गांव के स्थान पर 1700 में
जॉब चार्नक ने कोलकाता नामक शहर की स्थापना किया और कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम किले का भी निर्माण किया गया। चार्ल्स आयर को इस किले का संस्थापक नियुक्त किया गया। फोर्ट विलियम का जो किला है वह कलकत्ता में स्थापित किया गया, जिसके संस्थापक यहाँ पे चार्ल्स आयर को माना गया। और यहाँ पे 1709 में बंगाल के शासक शाह शुजा ने सीमा शुल्क यहाँ पे जो था 3.5% से घटाकर 2.5% कर दिया। 3.5% से जो यहाँ पे सीमा शुल्क रखा गया था पहले, उसे घटाकर 2.5% कर दिया गया। और आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे अंग्रेज़ों का जो व्यापारिक एक अधिकार था उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा व्यापारिक मैग्ना कार्टा, तो 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर जो कि पीलिया रोग से पीड़ित था, अंग्रेज डॉक्टर यहाँ पे जॉन शरमन ने अपने दल के साथ मुगल दरबार पहुँचे तथा इस रोग का इलाज किया। इसके शिष्टमंडल में 4 सदस्य शामिल थे, जिसमें जॉन शरमन थे, डॉक्टर हैमिल्टन जो कि पीलिया रोग विशेषज्ञ थे, और यहाँ पे ख्वाजा सेहुर्द जो कि आर्मेनिया का द्विभाषिक था, और एडवर्ड एंटीफेक्शन विलियम था। ये 4 लोग यहाँ पे जो थे फर्रुखसियर के दरबार में आते हैं। और इस जो शिष्टमंडल जो आया था या जॉन शरमन के नेतृत्व में, इससे फर्रुखसियर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और यहाँ पे भारत में अंग्रेज़ों को व्यापारिक एकाधिकार की असीमित शक्तियाँ प्रदान कर दिए। और यहाँ पे मात्र 3000 रुपये के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया गया। और यहाँ पे कलकत्ता के नज़दीक 38 गाँव अंग्रेज़ों को खरीदने का अधिकार प्रदान किया गया। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। अगला यहाँ पे है कि मात्र यहाँ पे 10,000 के बदले अंग्रेज़ों को सूरत के बंदरगाह में कर मुक्त व्यापार का अधिकार भी प्राप्त हो गया। और बम्बई में ढाले गए सिक्के को पूरे भारत में चलाने का अधिकार भी मिल गया। और यहाँ पे आर्म्स महोदय ने इस 1717 की व्यापारिक एकाधिकार को अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा कहा था, जो कि फर्रुखसियर के द्वारा प्रदान किया।